ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिगार्ड टू अनारोबिक रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। अनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करनी है तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और वहां पर F1 पार्टिकल के थ्रू बहुत सारे एटीपी जनरेट होते हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशंस, अनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें सल्फेट या CO2 को इस्तेमाल किया जाता है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में। यहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते लास्ट में, इसीलिए एनारोबिक है। और ये इतना एफिशिएंट नहीं है एटीपी सिंथेसिस के लिए जितना कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एटीपी मिलते हैं एज कम्पेयर टू इसके। और रिडक्शन इन एटीपी यील्ड अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट दीज अल्टरनेट इलेक्ट्रॉन सोर्सेज आर लेस पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल देन O2। ये कह लो कि NaDH और O2 के बीच में जितना बड़ा डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन कैरी करने का, उतना बड़ा डिफरेंस NaDH और CO2 या सल्फेट के बीच में नहीं है। भाई अगर हम लोग एक छोटी सी बाल्टी लें, उस बाल्टी में हम यह पानी का छेद कर दें इस जगह पर, तो पानी की दहार कितनी निकल के आएगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि बाल्टी का साइज कैसा है। अगर बाल्टी मेरी बहुत बड़ी है तब पानी की धार भी तेज आएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पंपिंग मशीन में से गुजर रहे होते हैं तो कितने प्रोटॉन पंप किए जाएंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन में ताकत कितनी थी। और ये ताकत जो है इलेक्ट्रॉन दिए किसने और लास्ट में लिए किसने, उसके बीच पर डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। द डिफरेंस इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बिटवीन अ डोनर लाइक NaDH और नाइट्रेट ये स्मॉलर है एज कम्पेयर टू डिफरेंस बिटवीन NaDH एंड O2 के। तो जब इलेक्ट्रॉन NaDH से O2 के पास जाएंगे तब उस टाइम उनमें ज़्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू जब इलेक्ट्रॉन NaDH से निकल कर नाइट्रेट में जाएंगे। Because energy yield is directly related to the magnitude of the reduction potential difference, less energy available है एटीपी बनाने के लिए अनारोबिक रेस्पिरेशन में। लेकिन फिर भी अनारोबिक रेस्पिरेशन इतने एटीपी मिल जाते हैं कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके। भाई जो हमारी कहानी है एरोबिक रेस्पिरेशन की, अगर एक ही ऑर्गेनिज्म की बात करूं जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरीके से काम कर सकता है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स ए कॉम्प्लेक्स के पास गए NaDH से, कोएंजाइम Q, फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास गए और वहां से होते होते साइटोक्रोम C के पास गए, फिर साइटोक्रोम A3 और फिर पहुंच गए ऑक्सीजन के पास। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस रास्ते को पार कर रहे होते तो मेरी ताकत है कि प्रोटॉन बड़ी मात्रा में वो पंप करेंगे। लेकिन जब मैं एनारोबिक कंडीशंस की बात करूं तो एनारोबिक कंडीशन में ये ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए या तो मेरे पास NO अवेलेबल है या NO2 है, और इनके डिफरेंसेस एज कम्पेयर टू NaDH के ये इतने ताकतवर नहीं है। बेशक नंबर ऑफ प्रोटॉन पंप उतने ही चले, बट ये पंप उतनी मात्रा में प्रोटॉन पंप नहीं करते जितना कि एरोबिक वाली कहानी में होता है। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में एरोबिक वाली कहानी में ऑक्सीजन है, लेकिन एनारोबिक में NO3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, आयरन, HaSO4, SeO4, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग कि किस माइक्रोब की बात कर रहे हैं। अलग अलग माइक्रोब में ये कैपेबिलिटीज अलग अलग तरह की हैं। बट जो भी कुछ हो, नोटिस करो कि ये सारे के सारे हैं तो इनऑर्गेनिक ही, फ्यूमिलेट को छोड़ करके। इनऑर्गेनिक फ्यूमिलेट है जो केवल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब आप क्वेश्चन को देख सकते हो। क्वेश्चन में था द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अदर देन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के मामले में ये बात ठीक है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ऑक्सीजन नहीं है, कुछ और है इनऑर्गेनिक। ऑप्शन नंबर क्यू कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज मोर देन द प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। मोर नहीं है, लेस है, तो ये फॉल्स है। द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज लेस देन दैट प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ये ठीक है। ओनली सब्स्टिट्यूटेबल फॉस्फोराइलेशन इज यूज्ड टू जनरेट एटीपी, नहीं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा F1 पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा F1 पार्टिकल का इस्तेमाल करके एटीपी जनरेट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सब्स्टिट्यूटेबल फॉस्फोराइलेशन एकमात्र रास्ता है, तो ये भी फॉल्स है। तो केवल P एंड R ये ऑप्शंस हैं जो ट्रू है। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया हमने पहले भी देखा था। ये ऐसे बैक्टीरिया थे जिनके एक किनारे पर क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला अवेलेबल है या फिर दोनों किनारों पर। तो क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला एट वन और बोथ एंड।
एक फ्लैजिला वाले को हम लोग मोनोट्राइकस कहते हैं। फ्लैजिला दैट आर स्प्रेड इवनली ओवर द होल सरफेस, इनके नाम थे एम्फीट्राइकस या कुछ और थे। ये जो फ्लैजिला के बेस पर ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं, इनको आप बार बार रिवाइज करते रहोगे। हाँ जी, क्या था? पैट्री पैरी, ट्रॉकस। पैरी, पैरीट्राइकस। जहां पे सिंगल फ्लैजिला दोनों पर होते हैं, ये था एम्फीट्राइकस। क्वेश्चन नंबर 33, लिमुलस एम्बीबोसाइट लाइजेट LAL-SA इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ। अब पहले बताओ कि किसी को आइडिया है लिमुलस एम्बीबोसाइट होता क्या है? बैक्टीरिया है, नो सर। प्रोटिस्ट है, फंजाई नो है? सर। इनमें से कुछ नहीं है। असल में एक टेस्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा, जालिम भी है। इस टेस्ट को लाल टेस्ट कहते हैं, लिमुलस एम्बीबोसाइट लाइजेट टेस्ट। और इस टेस्ट का जो इस्तेमाल है वो हमें चेक करना होता है कि भाई किसी सॉल्यूशन के अंदर कितने एंडोटॉक्सिन्स अवेलेबल हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ओरिजिन के। इसके लिए जो रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं हम लोग, केमिकल, आप देखो यहाँ पे क्रूरता आती है इंसान की। अमीबोसाइट लाइजेट फ्रॉम हॉर्स शू क्रैब, जिसका नाम है लिमुलस पॉलीफेमस। तो जो ये लिमुलस है, इसके ब्लड के लाइजेट्स हैं। प्रिंसिपल ये है सिंपल सा कि अगर हम एडिशन करेंगे सॉल्यूशन में एंडोटॉक्सिन को, तो जो सॉल्यूशन ऑफ लाइजेट है वो टर्बिडिटी शो करेगा। टर्बिडिटी शो करने का मतलब है कि यहाँ एंडोटॉक्सिन अवेलेबल है। कितनी टर्बिडिटी हुई इस पर डिपेंड करेगा कि भाई कितना था उसके अंदर टॉक्सिन। और केमिकल रिएक्शन इस तरह की है जैसे कि ब्लड क्लोटिंग वाली होती है। ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है हॉर्स शू क्रैब, इसके अंदर भी ब्लड मिलता है अलग तरह का, ब्लू कलर का, और यहाँ भी क्लोटिंग की स्टोरी है। जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं वो क्लोटिंग प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। तो अगर वो क्लोटिंग प्रोसेस शुरू हो गई तो मुझे टर्बिडिटी देखने को मिलेगी, और इसीलिए टर्बिडिटी पहचान है कि भाई एंडोटॉक्सिन था या नहीं था। इस तरीके से जहाँ पर इनका ब्लड निकाला जाता है हॉर्सशू क्रैब का, उनकी पूंछ तोड़ करके सिरिंज लगा करके वहाँ से ड्रिप बाय ड्रिप उनका खून चूस लेते हैं रीजेंट बनाने वाले। ये है हॉर्स शू क्रैब। ये अपने आप में एक बढ़िया एनिमल है, समुद्र में पाया जाता है, और ये एक लिविंग फॉसिल भी है, क्योंकि इसके साथ के बाकी मेंबर्स जो हैं बहुत पहले गायब हो चुके हैं, अब नहीं मिलते। तो इसकी स्टोरी थी ये। तो जी लाल टेस्ट, इसमें आप एंडोटॉक्सिन्स को ढूंढने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा मोस्ट इफेक्टिव मेथड है किल करने के लिए बैक्टीरियल एंडोस्पोर को? इनके कंपैरिजन में बात करूं तो सबसे बढ़िया मेथड मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन है। इंडीड एंडोस्पोर को मारने के लिए कोई सा मेथड ले आओ, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन जैसे कि ऑटोक्लेविंग, ये हमेशा वन ऑफ द बेस्ट मेथड माने जाते हैं। हालांकि कुछ एक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके स्पोर इससे भी बच सकते हैं, जैसे कि बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अगर डेसिमल रिडक्शन टाइम डी 121 डिग्री पर, यानी कि डी 121 की वैल्यू 12 सेकेंड है, तो आपको कितना टाइम चाहिए मिनट्स में कि आप 10 की पावर 10 को 1 पर ले आओ? तो अगर 10 की पावर 1 वैल्यू के लिए 12 सेकेंड है और आपको 10 की पावर 10 से 1 पे लेके आना है, तो इसका मतलब आपको 10 बार ये वैल्यू चाहिए। तो 12 इंटू 10 दैट मीन्स 120 सेकेंड, और 120 सेकेंड का मतलब होता है 2 मिनट। मैगी बनाने है क्या 2 मिनट के अंदर? क्वेश्चन नंबर 36, वॉल्यूम दे रखी है 1 mg पर ml स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ एम्पसिलिन is to be added to 0.1 liter of the growth medium for achieving a final ampicillin concentration of 50 microgram per ml of is। कभी आपने सोडा पानी पिया हो शायद, कुछ दुकान होती हैं जिसमें रंग बिरंगे कलरफुल केमिकल्स रखे होते हैं, फिर उससे वो सोडा का एक ग्लास बना कर देते हैं आपको। उसमें जो उनके पास बोतल्स रखी हुई हैं उसके अंदर कंसनट्रेटेड शुगर सिरप्स हैं। उन्हें पता है कि एक गिलास के अंदर 2 ढक्कन डालने से इतनी मिठास हो जाएगी जितनी काफ़ी रहेगी। हम लोग अपना ये काम करते रहते हैं डाइल्यूशन वाली स्टोरी, और डाइल्यूशन के लिए हमेशा एक सिंपल सा फार्मूला है, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2।
जहां पे एन का मतलब है कंसंट्रेशन शुरुआत में जो थी, यहां कंसंट्रेशन है 1 mg/ml और इसकी वॉल्यूम कितनी निकालनी है मुझे ये पता करना है, क्योंकि ये वॉल्यूम मुझे देन रखी। अब मुझे जो तैयार करना है, मुझे तैयार करना है 0.1 लीटर, ये है हमारी V2, और साथ में मुझे कंसंट्रेशन चाहिए 50 माइक्रोग्राम/ml। ये मेरा N2 है, मैंने आगे पीछे लिख दिया, घबराना मत। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं, पहली बात मुझे माइक्रोग्राम और mg का जो फ़र्क है ये चेंज करना पड़ेगा। दोनों को माइक्रोग्राम में करने के लिए 1000 माइक्रोग्राम इंटू V1 इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ भी ये 0.1 लीटर दे रखा है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके इसे ml में करना चाहूँगा, 100 ml, और ये चाहिए मुझे 50 माइक्रोग्राम। तो V1 निकालने के लिए आप 100 ml इंटू 50 माइक्रोग्राम को डिवाइड कर दोगे 1000 माइक्रोग्राम से, तो आप पाओगे कि आंसर है आपके पास 5000 डिवाइडेड बाय 1000, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दो, आंसर बचा 5 ml। तो केवल 5 ml काफ़ी है मेरे लिए फाइनल कंसंट्रेशन क्रिएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन माइक्रोबायोम। यार सिर फोड़ने वाला क्वेश्चन है ये, किसको याद है इतने सारे बैक्टीरिया। अब या तो आप माइक्रोबायोलॉजी के इतने बड़े एक्सपर्ट हो कि आप इन चार में से देख के एकदम से बता दो कि भाई ये है जो बीमारी कोज करता है, और बीमारी कोज करने वाला भी सिंपल सा नहीं है, ढूंढ के पता नहीं कहाँ से लेके आए होंगे, स्ट्रेप्टोकोकस सुइस। एनीवे, स्ट्रेप्टोकोकस सुइस जो है ये बहुत बॉडी के टिश्यूज़ में हमला दिखा सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और दूसरे इसके अलावा और भी कई सारी पैथोलॉजी शो करता है। ये नॉर्मल बायोटेक का सोर्स नहीं है, बट पिग से ह्यूमन को पहुंच सकता है, और ह्यूमन में भी मेनिंजाइटिस और सिस्टमिक पैथोलॉजीज दिखा सकता है। ये हमारे शरीर का नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा नहीं है, बाहर से आने वाला बैक्टीरिया। हमारे नॉर्मल फ्लोरा तो ये है, अब याद कर लो इसमें से कितने सारे नाम, जबकि यहाँ पे स्पीशीज के नाम नहीं दे रखे, केवल जीनस दे रखे हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई कौन कौन से नहीं पता, हीमोफिलस कौन कौन से नहीं पता, नेसेरिया कौन कौन से नहीं पता। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 38 है, रेजिडेंट मैक्रोफेजेस ऑफ डैश आर कॉल्ड कफर सेल्स। कफर सेल्स आपको अच्छी तरीके से पता होंगी कि ये लीवर में पाई जाती है, आपने मलेरिया के अंदर भी पढ़ा था इनका रोल। इनमें से कौन से इन्फेक्शस एजेंट ऐसे हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सकते हैं। ये एबिलिटी सब में नहीं होती, ये वो हैं जो मेनिंजाइटिस कोज कर सकते हैं, और उस केस में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और इसके अलावा कॉक्स सैकी वायरस, ये दोनों फेमस है, एक बैक्टीरिया में और एक वायरसेस में। क्वेश्चन नंबर 40 है, ओडी 540 नैनोमीटर पे, मतलब 540 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर एब्जॉर्बेंस दिखाया गया, तो मुझे मिला 0.5 टेस्ट ट्यूब में। तो इनमें से कौन सा बैक्टीरियल मोनो डिस्पर्स्ड सेल सस्पेंशन होगा, मतलब इसमें जितने भी सेल्स हैं वो सब सिंगल सेल हैं, विल हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ सेल। हम कह रहे हैं कि हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं, या कह लो कि 4 टेस्ट ट्यूब हैं। चारों टेस्ट ट्यूब में से मैंने जो वैल्यू चेक की, हर एक में वैल्यू आई 0.5 की। तो क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ सेल ज़्यादा किस में होंगे, तो लॉजिक क्या है, सेल साइज। सेल साइज। अगर सेम ओडी मिलती है मुझे 2 ट्यूब्स के अंदर, तो जिसमें सेल का साइज छोटा है तो वहाँ सेम ओडी पर नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होंगी, और जहाँ सेल का साइज बड़ा है वहाँ मुझे सेम ओडी पर नंबर ऑफ सेल कम मिलेंगी। तो अब सोच के बताओ कि पी क्यू आर एस में सबसे छोटी सेल कौन सी है। पी। पी माइक्रोप्लाज्मा। नो डाउट माइक्रोप्लाज्मा मैक्सिमम नंबर दिखाएगी, तो मिनिमम नंबर दिखाने के लिए आपको सबसे बड़ी सेल चाहिए। इन सब में सबसे बड़ी सेल है बैसिलस सबटिलिस, ये जानकारी आपके पास अब आ रही है। क्वेश्चन, डेसिमल रिडक्शन टाइम है D121, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम का 0.2 मिनट का। कितना टाइम चाहिए कि मैं 10 की पावर 12 को
एक स्पोर पर ले आऊँ तो मुझे 0.2 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 12 दूनी होते हैं 24, यानी कि 2.4 मिनट्स। ये साइज़ देख लो, जो साइज़ की समस्या थी। तो कॉकस छोटे होते हैं, रोड्स बड़े होते हैं, स्पिरिडम ये भी बड़े होते हैं, स्पायरोचीट पतले होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन बडिंग और अपेंडिजेस निकले हो सकते हैं कुछ के अंदर, कुछ फिलामेंटेस भी हो सकते हैं। अलग अलग माइक्रोब्स के साइज अलग अलग हैं। यहाँ पे डायमीटर के साइज दे रखे हैं, लेकिन अकेला डायमीटर काफ़ी नहीं होता सेल वॉल्यूम के लिए। बट कंपैरिजन के लिए आप जान लो कि कॉकस के मुकाबले रोड्स बड़े होते हैं। और ये कुछ बैक्टीरिया की बात कर रखी है जो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ है, और यहाँ पे साइज एंड वॉल्यूम दे रखा है। तो सबसे बड़ा बैक्टीरिया 750 माइक्रोमीटर क्यूब, ये है थायो मार्गेरिटा नैमिबेंसिस। इससे छोटा है यूपुलोफिसियम, फिर उसके बाद है बेगेटा, थायोबेलम, इस्रीशिया कोलाई, और काफ़ी छोटे बैक्टीरिया। माइक्रोप्लाज्मा तो बहुत नीचे आता है, 0.2। देखो माइक्रोप्लाज्मा और ई कोलाई के अंदर 10 गुना का फर्क है। क्वेश्चन नंबर 42 मैच करने, एक तरफ आपके इनहिबिटर्स हैं, दूसरी तरफ टारगेट्स हैं, और रेफामाइसिन ये रहा आपका प्यारा सा आरएनए पॉलीमरेज के साथ एसका वन यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो टेट्रासाइक्लिन तुम्हारा, टेट्रासाइक्लिन किसको बाइंड करता है? यहाँ पे वो तो है नहीं भाई, तो फिर इसका मतलब ये अमीनो एसिड ट्रांसफर से इंटरेक्ट करेगा ए साइट पर। ऐसा ही है या नहीं है? टेट्रासाइक्लिन छोटी सब यूनिट से बाइंड करता है ए साइट पर, और अमीनो एसिड ट्रांसफर आने को वहाँ नहीं आने देता, जिसकी वजह से वो इमैच्योर टर्मिनेशन कराता है। तो ये इस बात का भी एग्जाम्पल है कि डाटा उस लाइन में से पहले से उठ के आएगा या बाद वाले हिस्से से, तुम्हें वो पूरा फंक्शन याद रहना चाहिए। खैर, नैलिडिक्सिक एसिड आपके डीएनए गायरस पर इफेक्ट डालता है स्पेसिफिकली। तो पी का है तुम्हारे पास सेकंड, क्यू टेट्रासाइक्लिन तुम्हारा अमीनो एसिड ट्रांसफर आने के साथ में, और आर इरेथ्रोमाइसिन ये तुम्हारी 50S सब यूनिट के साथ में इंटरेक्ट करता है। इनमें से कौन सा इम्यून सिस्टम कंपोनेंट कैन फंक्शन एज ऑप्सोनिन? ऑप्सोनिन उसे कहते हैं जो किसी एंटीजन से बाइंड करे और एनहांसमेंट ऑफ फैगोसाइटोसिस करवा दे। तो ये या तो एंटीबॉडी कराते हैं या फिर कंप्लीमेंट, और यहां पर एंटीबॉडी है। क्वेश्चन नंबर 44 ओरल पोलियो वैक्सीन, अमिताभ बच्चन वाली ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप पोलियो की। इसमें क्या अवेलेबल है? सबको पता है, इसमें लिखा हुआ भी होता है, इसमें है लाइव पोलियो के वायरस। भाई ये वैक्सीन 2 तरह की है पोलियो की, एक साल्क नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप की और एक सैबिन नाम के साइंटिस्ट ने। साल्क वाली जो पोलियो है उसे ड्रॉप के रूप में नहीं देते, उसे इंजेक्शन के रूप में देते हैं, और इसमें किल्ड फॉर्मलाइज्ड वायरस है। जबकि ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन जो सैबिन ने बनाई थी, ये लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है। क्वेश्चन नंबर 45 इनमें से कौन सा एक्सेप्टेबल मेथड नहीं है स्टरलाइजेशन का? स्टरलाइजेशन का मतलब है कि जिसको आप स्टराइल कर रहे हो उसमें कोई माइक्रोब ना बचे, वो माइक्रोब फ्री हो जाए। यहाँ पर है ऑटोक्लेविंग, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर है एक्सरे, गामा रेज, यूवी रेज। ऑटोक्लेव में जो आप डाल सकते हो वो कंप्लीटली स्टरल हो जाएगा। एक्सरे और गामा रेज की पेंट्रेशन पावर बड़ी अच्छी है, जिसमें से गुजरेंगे उससे भी स्टरल कर देंगे। वैसे यार एक क्वेश्चन था, जब हम लोग एक्सरे कराने के लिए जाते हैं अस्पताल में, फिर तो हम भी स्टरल हो जाते होंगे। खैर, अगर आप लोगों ने डॉक्टर गर्शोनी का जो, प्रोफेसर गर्शोनी का जो वीडियो दिया था मैंने हिब्रू लैंग्वेज का, अगर आपने वो सुना होगा, तो उसमें बताया था कि रोज़ा फ्रैंकलिन की वक्त से पहले डेथ हो गई थी, शायद इसीलिए, क्योंकि वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पर काम कर रही थी। एनीवे, बट अल्ट्रा वायलेट लाइट की पेनिट्रेशन पावर इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए केवल उसे हम सरफेस स्टरलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ के लिए बढ़िया मेथड नहीं है। 46 इन ह्यूमंस द की स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट अकर इन। ह्यूमन में 2 ही जगह पर इन्फेक्शन दिखाता है, वो एक तो रेड ब्लड सेल के अंदर और एक लीवर, यहीं पर वो अपनी साइकिल चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 47 एंटी माइक्रोबियल एजेंट को कैटेगरी के साथ मैच करना है। भाई फ्लोरो क्विनोल्स, क्विनोल्स तो वो हैं जो डीएनए के साथ में इंटरेक्ट करेंगे।
टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन सिंथेसिस के साथ में, एमॉक्सिलिन, एमॉक्सिलिन किससे करेगा? बीटा लैक्टम Antifungal. एंटीबायोटिक, बीटा लैक्टमेट। और एम्पोटेरेसिन बी था एंटीफंगल। ये तो था या नहीं था? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 48। अब ट्रांसमिशन की कहानी है कि भाई कौन सा कैसे जाता है। तो डेंगू का बुखार नो डाउट ये वेक्टर बोर्न है, मच्छर के थ्रू फैलता है। तो थर्ड का पी, थर्ड का पी यहाँ है और यहाँ है, सॉरी थर्ड देख रहा हूँ मैं, आंखें में धुंधला गई हैं। सेकंड का पी इस जगह पर है, सेकंड का पी, और इस जगह पर है सेकंड का पी। देन इसके बाद बॉडी टैला पर्ट्यूसिस है, हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी जो है आपको पता होगा ये ब्लड बॉर्न है या नहीं है? आपको याद होगा कि जब भी कभी कुछ ब्लड Yes. ट्रांसफ्यूजन होते हैं तो उसमें मार्क लिखा होता है कि हेपेटाइटिस बी टेस्टेड है इसके अंदर, और HIV भी टेस्ट करते हैं। तो आपका फोर्थ का है क्यू, और आपके पास यही लाइन है जिसमें पहला है आर, बॉडी टैला पर्ट्यूसिस, ये ड्रॉपलेट के थ्रू, और एंटमीबा हिस्टोलिटिका कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 49, ग्रेव्स डिजीज में ऑटो एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट होते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर के अगेंस्ट। और इसमें हमने देखा था कि ये इनसे बाइंड करते हैं रिसेप्टर से, और थायराइड की सेल को बोलते हैं भाई हार्मोन प्रोड्यूस करो 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 और करो और करो और करो। क्वेश्चन 50, एक न्यू बॉर्न है जिसको एक्सीडेंटली दिया गया एक ड्रग जिसने उसकी थाइमस डिस्ट्रॉय कर दी। अब सीधी सी बात है, बच्चे के अगर पास थाइमस नहीं है तो उसके पास टी सेल नहीं बनने वाली। इनएबिलिटी टू डिफरेंशिएट मैच्योर टी सेल, क्योंकि थाइमस ही वो जगह थी जहां टी सेल मैच्योर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, वन इंडिविजुअल हैज अ पैरासिटिक वर्म इन्फेक्शन एंड अनदर इज रिस्पॉन्सिबल टू अलर्जन, जैसे कि पोलन। एक को एलर्जी है, एक को वर्म का इन्फेक्शन है। तो इनमें से कौन सी बात कॉमन मिलेगी? नो डाउट मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन IgE के द्वारा, क्योंकि उन दोनों ही केसेस के अंदर एलर्जी में भी IgE इस्तेमाल होता है, और आपके वर्म्स के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भी IG और मास्ट सेल ही मिलकर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, बी लिम्फोसाइट कहाँ पर इम्यून कॉम्पिटेंस एक्वायर करती है? कह लो कि कहाँ से डिग्री लेती है। तो जहाँ से डिग्री लेती है उसका नाम है बोन मैरो, इसका स्कूल वही है। बोन मैरो में ही बी सेल बनती है, मैच्योर होती है और पढ़ लिख के बाहर आती है। जबकि टी सेल्स बोन मैरो में पैदा होती हैं, स्कूलिंग करती हैं, लेकिन पढ़ने के लिए ना फिर बड़े शहर जाना पड़ता है जो कि ऊपर की तरफ है नॉर्थ साइड में, जिसका नाम है थाइमस। लिम्फ नोड तो इनके वर्क प्लेसेस हैं। विच वन द फॉलोइंग लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम इज इन्फेक्शियस? एनिमेशन याद होगा कि स्पोरोजोइट फॉर्म थी जो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। क्वेश्चन 54 है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, जो कि एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है जिसकी दो डिफरेंट लाइफ साइकिल्स हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल लाइफ साइकिल्स अकर इन विच वन द फॉलोइंग डेफिनेटिव होस्ट? तो कैट की कहानी है, कैट के अंदर उसको अपनी सेक्सुअल लाइफ पूरी करनी है, असेक्सुअल के लिए वो हमारा इस्तेमाल कर लेगा। बीमारी का नाम भी याद रखना कि टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी कौन सी बीमारी करता है, किसी को याद है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस लाइन में लिखा हुआ था पहले ही। क्वेश्चन 55 है, विच वन द फॉलोइंग इज ऑफन अ लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स? लाइफ थ्रेटनिंग तब होगी जब आपके वाइटल ऑर्गन्स पे हमला हो, किडनी लीवर फेल हो जाए। ट्यूबरकुलोसिस में लंग्स पे हमला होता है और उन्हें मरने में भी टाइम लगता है। ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस में आपकी जो RBCs होती हैं उनमें पंगा होना शुरू होता है लिमिटेड लेवल पे। सेप्टिक शॉक में ऐसे प्रोटीन्स या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं जो जगह जगह ऑर्गन्स में नर्वस ट्रांसमिशन को ब्लॉक करते हैं, और वो कभी ऑन कभी ऑफ ऐसे कंडीशन हो जाते हैं। और इसलिए सेप्टिक शॉक में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर सबसे तेज़ी से होता है। कई सारे टॉक्सिन्स इस तरह के होते हैं जो इस तरह के टॉक्सिक शॉक क्रिएट करते हैं। आंसर नंबर 3, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये एक इंटेस्टिनल पैरासाइट है जो कॉज करता है डायसेंट्री इन ह्यूमंस। द पैरासाइट रिसाइड्स, ये स्पेस होना चाहिए, इन द आइसोटोनिक एनवायरनमेंट ऑफ इंटेस्टाइन एंड अदर टिश्यू in the human body and does not possess contractile vacuole. If this parasite is placed in the fresh water it will. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था।
शुरुआत की भाषा में ऐसा लगता है कि जैसे कि माइक्रोब के बारे में बात करना चाहता है, आंट अमीबा हॉस्टोलिटी के बारे में, लेकिन बात ये है नहीं। इसने कहा कि एक बैक्टीरिया है जो एक एनवायरनमेंट में रहता है, ऐसा एनवायरनमेंट जैसे कि इंटेस्टाइन के अंदर है, जैसे कि दूसरे टिश्यूज़ के अंदर है, मतलब जहाँ सॉल्ट है, अमीनो एसिड्स हैं, वाटर है, वहाँ पे ठीक से रहता है। तो मतलब वो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट हुआ इसके लिए। फिर आपने इसे फ्रेश वाटर में रख दिया, तो अगर आपने फ्रेश वाटर में रखा तो क्या होगा, पानी अंदर घुसेगा, क्योंकि फ्रेश वाटर जो है इसके लिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, और ये इस पानी के अंदर आने से सेल फूलेगी तो ये मर जाएगा। तो ये मरने वाला है हाइपोस्मोटिक शॉक की वजह से। क्वेश्चन 57 है, मैच करो डिसऑर्डर को उसके डिजीज के साथ में और उसके कॉस्ट वजन के साथ में। तो यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस के लिए ट्राइपेनोजोमा गैम्बियंसी, माइक्रोसेफेली। जीका वायरस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि अभी राजस्थान में जीका वायरस के केसेस आए थे और ये वर्ल्ड न्यूज़ के रूप में थे, क्योंकि जीका वायरस में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसका इफेक्ट लाइफ लॉन्ग है। अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को जीका वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो उसके टमी में पलने वाले बच्चे के हेड में दिक्कत आ सकती है, हेड का साइज छोटा हो सकता है, इसी को बोलते हैं माइक्रोसेफेली। तो ये जीका वायरस का सबसे बड़ा खतरा है। अदरवाइज बहुत लोगों को जीका वायरस का इन्फेक्शन होता है और मालूम भी नहीं पड़ता कि उन्हें इन्फेक्शन हुआ था। खैर, तो 4 का तुम्हारे पास 1 है और 4 का 1 जी आपके पास यहाँ है और यहाँ है। थर्ड का है आपके पास 2, तो थर्ड का 2 दोनों में दे रखा है। अब आई येलो फीवर की, और साथ में बात आई तुम्हारे अफ्रीकन टिक बाइट फीवर की। अफ्रीकन टिक बाइट फीवर ये रिकेट्शिया से होने वाला है, और येलो फीवर वायरस असल में फ्लैवी वायरस का एग्जाम्पल्स है। वो वायरसेस जिसमें काफ़ी सारे और बीमारी करने वाले एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं। फ्लैवी वायरसेस बड़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है, इसी में तुम्हारा डेंगू भी आता है। चेक करना, विच इन द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर फैप फ्रेगमेंट ऑफ आईजीजी। एंटीबॉडी के इस हिस्से को जिसमें वेरिएबल ऑफ द लाइट चैन, वेरिएबल ऑफ द हैवी चैन, कांस्टेंट ऑफ द लाइट चैन एंड कांस्टेंट ऑफ द हैवी चैन ये है, और बाकी सारा एंटीबॉडी यहाँ गायब है। इस हिस्से को हम एफ भी बोलते हैं। इससे एंटीजन बाइंड कर सकता है, नो डाउट। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी बात अप्रोप्रिएट नहीं है फैप फ्रेगमेंट ऑफ आईजीजी के बारे में। इसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट है, इसमें लाइट चैन है पूरी, हाँ लाइट चैन इतनी होती है पूरी। 2 फ्रेगमेंट्स आर इनफॉर्म्ड फ्रॉम 1 आईजीजी मॉलिक्यूल। एक आईजीजी के मॉलिक्यूल से ऐसे 2 फ्रेगमेंट मिल सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीमेंट फिक्सेशन कर सकता है? नहीं जी, ये नहीं कर सकता। कंप्लीमेंट फिक्सेशन करने के लिए इसके साथ में ये एफसी वाला पार्ट जुड़ा होना चाहिए, कंप्लीमेंट यहाँ के बाइंड करते हैं। तो स्पेक्ट नंबर 4, इंडिड अकेला एफएबी किसी वायरस से बाइंड करके न्यूट्रलाइज कर सकता है, उसे कहीं घुसने से रोक सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। ना एडीसीसी, ना ऑप्सोनाइजेशन, क्योंकि बाकी सब फंक्शन के लिए कांस्टेंट रीजन जो एफसी पार्ट बोलते हैं इसका होना बहुत जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 59, मैच द फॉलोइंग इन द कॉलम 1 विद इट्स फंक्शन इन कॉलम 2। कॉलरा टॉक्सिन, पर्ट्यूसिस का टॉक्सिन, IP3 और कैफीन। तो IP3 की बात कर लो। IP3 बात करता है कैल्शियम लेवल के साथ में, R का 4 यहाँ पर है, एक ही ऑप्शन के अंदर, बात तो यहीं से बन गई। बट कॉलरा टॉक्सिन, कॉलरा अभी हमने पीछे भी बात देखी थी इसकी। कॉलरा टॉक्सिन वो था जो साइक्लिक एमपी के लेवल बढ़वा रहा था, और लेवल बढ़वा रहा था ये आपके G-alpha S सब यूनिट को मॉडिफाई करके, मतलब P का 3। पर्ट्यूसिस भी ये काम करता है, वुपिंग कफ जो करवाता है लंग्स में, लेकिन वहाँ पर वो साइक्लिक एमपी की बनने की प्रोसेस को एनहांस करता है इनहिबिटर को रोक करके। इसलिए पर्सिस टॉक्सिन जो है ये बाइंड करता है G-alpha I से। और कैफीन जिसे पी के जान आ जाती है हमें, ये इनहिबिट करता है साइक्लिक एमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेस को, जिससे साइक्लिक एमपी देर तक बना रहता है और मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखता है। Which of the following organism is an indicator of fecal contamination? फीकल कंटेमिनेशन का मतलब है गटर का पानी, और गटर का पानी और हमारी फिशेस, इसका मतलब है इकोलाई।
ई कोलाई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, और अगर ये पानी के अंदर अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि इस पानी के अंदर कहीं से किसी ने छिची फुट्टी करी है। बाकी जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टाई हैं या फिर बैसिलस सबटिलिस हैं या फिर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस हैं, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के रेजिडेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय ह्यूमन पैथोजेंस टू इवेड होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। तो भाई जब भी कभी हमारे पैथोजेंस बॉडी आते हैं, पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आता है और उसके अगेंस्ट कोई इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट उसे पहचान लेता है, कोई टी सेल, कोई मैक्रोफेज, कोई एंटीबॉडी पहचान लिया, तो उसे बचने का एक रास्ता होता है उसके पास कि वो अपने सरफेस के जो एंटीजन्स हैं उनकी शक्ल बदल दे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया खासतौर से इस मामले में फेमस है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम वो इसके लिए कुछ ज़्यादा विख्यात है। इसे हम एंटीजेनिक वेरिएशन कहते हैं। सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ये आपके इम्यून सिस्टम की बात है। एंटीजेनिक वेरिएशन ये है एकमात्र एक लाइन जो पैथोजन के लिए है, जिसके लिए क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 62, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेनिंग शो करते हैं सैफरन के साथ में, करेक्ट है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव एन आउटर मेम्ब्रेन विद लाइपोपॉलीसैकेराइड, ये बात भी ठीक है, उन्हीं के साथ में वो चिपकने की कोशिश भी करते हैं, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और पहले का दूसरा सही रीजन है। क्वेश्चन नंबर 63 है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, जिसे हम अलाइजा भी कहते हैं, इससे हम लोग एंटीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंटीजन को क्वांटिफाई कर सकते हैं गिवन सॉल्यूशन में, या फिर उल्टा कर सकते हैं हम लोग कि एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई कर सकें या क्वांटिफाई कर सकें। हमने एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया है कोटिंग करके। अगर हमारी जिस वेल में हम लोग अलाइजा कर रहे हैं उसमें हमने एंटीजन कोट कर रखा है, तो सीरम में इस एंटीजन को पहचानने वाले एंटीबॉडी चिपक जाएंगे, तब हम कहेंगे कि हमने पेशेंट के सीरम में देखा कि इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी थे या नहीं थे। और अगर एंटीबॉडी थे तो इसका मतलब है उस पेशेंट के अंदर ये एंटीजन कभी था। या फिर हम उल्टा कर सकते हैं कि हम वेल में एंटीबॉडी को लगा लें और उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो एंटीजन होता है वो चिपक जाए करके, और फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी से पहचान लें। तो ये एंटीबॉडी एंटीजन दोनों को पहचान सकते हैं और क्वान्टिफाई भी कर सकते हैं हम लोग कितनी क्वांटिटी में। तो क्वांटिफाइंग एंटीबॉडी लेवल इन ब्लड होगा ये ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ही निकाल सकते हैं हम इससे, हम प्यूरिफाई नहीं कर सकते और हम लोग मॉलिक्यूलर वेट तो पता लगा ही नहीं सकते। ये मॉलिक्यूलर वेट पता लगाने की टेक्निक नहीं है। इससे आप ये बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर टाइप का एंटीबॉडी है या नहीं है, वो पर्टिकुलर टाइप का एंटीजन है या नहीं है, और आप उनको क्वांटिफाई कर सकते हो कितनी क्वांटिटी में है, वजन नहीं तोल सकते उनका। मैक्रोफेज एलिमिनेट पैथोजन बैक्टीरिया अपॉन एक्टिवेशन बाय, मैक्रोफेज ने पकड़ लिया एक बैक्टीरिया, दिखा दिया थोड़ा सा प्रेजेंट करके एमएससी के द्वारा, लेकिन वो उसे जब तक नहीं मारता जब तक कि CD4 पॉजिटिव टी सेल उसके पास आकर के इंटरफ्रॉन गामा ना कहना शुरू कर दे। इसी को हम बोलते थे कि CD4 पॉजिटिव सेल्स, हेल्पर टी सेल्स मैक्रोफेज को एक्टिवेट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में मैच द फॉलोइंग है, मेथेनोकोकस, डूनालियाला, सल्फोलोबस, इस्चेरिशिया कोलाई। इस्चेरिशिया कोलाई तो भाई मीजोफिलिक है, डूनालियाला नमक में रहता है और डूनालियाला ही था वो जो गिल्सलोड बनाता है। मिथेनोकोकस मिथेन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि ये कहीं गहराई में रहता होगा एनारोबिक एनवायरनमेंट में, और सल्फोलोबस को रहना चाहिए एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर। सल्फर का नाम जो रखा गया था इसलिए रखा गया था उसका। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कब बनेगा? जब इम्यून सिस्टम ये भूल जाए कि भाई अपने और पराये में फ़र्क क्या है। हालांकि हमारे पास सिस्टम है कि जो हमारे ही सिस्टम को पहचानने वाली टी सेल्स या बी सेल्स ना सेलेक्टिवली मार सकते हैं हम लोग, बट कभी कभी सिस्टम फ्लॉप हो जाता है। तो हम पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी कंडीशन प्रमोट करेगी ह्यूमन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को। तो इनएबिलिटी टू एलिमिनेट सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट, ऐसे लिम्फोसाइट जो खुद हमारे एंटीजन से रिएक्ट कर रही थी उन्हें हम गायब नहीं कर पाए, तो आगे चल करके यही सेल हमारा बैंड हो जाएंगी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के रूप में। जनरेशन ऑफ ऑटो एंटीबॉडी, ऑटो एंटीबॉडीज अगर जनरेट हो गए मतलब हमारी बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट हो गए तो ये दिक्कत करेंगे। एबिलिटी टू एलिमिनेट सेल्फ रिएक्टिव टी सेल, अगर आपके पास एबिलिटी है कि अपने आप से रिएक्ट करने वाले टी सेल को मार सकते हो, तो जिन्होंने पहचाना आपने उन्हें मार दिया, अब अपने को पहचानने वाली सेल नहीं है। इंडक्शन ऑफ रेगुलेटरी टी सेल इन द थाइमस, ये भी काम करती हैं इसी चीज़ के अंदर कि गलती से भी कोई सिस्टम का कंपोनेंट हमारे अगेंस्ट ना हो जाए।
नेगेटिव सिलेक्शन पॉजिटिव सिलेक्शन की जो स्टोरी आती हैं वो ऐसी होती हैं। तो पी एंड क्यू हैं जो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, मलेरिया प्लाज्मोडियम स्पीशीज के द्वारा होता है। कम से कम 3 नाम आपने पढ़े थे, वो नाम हमेशा याद रखना। इनमें से विच इज अ पैरासाइट हैविंग अ कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम हैविंग इनसाइड। अब ये मेल फीमेल वाली कहानी, गैमेट का फ्यूज होने वाली कहानी, ये इंसान की तो कहानी नहीं थी, ये थी मच्छर के मिडगट की स्टोरी। फिर बाद में एक बार फ्यूज कर गए, तो फ्यूज करने के बाद में वो सलाइवरी ग्लैंड में जाते हैं और वहाँ रेप्लिकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, हैवी चैन ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल वेट्स, लो जी ले लो। हैवी चैन का वजन है 65,000, लाइट चैन का वजन है 25,000, 25K कर दिया मैंने इसे। तो फिर अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ आईजीएम, अब आईजीएम की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। पहले एक एंटीबॉडी बना लो, तो एक एंटीबॉडी में 65 की ये, 65 की ये, 25 की ये, 25 की ये, तो 25 और 25 50, 65 और 65 हो गए 130, यानी कि 180 किलो डाल्टन का ये एक एंटीबॉडी है। और आईजीएम में ऐसे ऐसे 5 मिलते हैं जुड़े हुए एक साथ, तो 180 × 5 यानी कि कम से कम 900 किलो डाल्टन का वजन होना चाहिए। लास्ट वाला ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने क्या कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया? एंथ्रेक्स आइडेंटिफाई किया कॉजेटिव एजेंट के रूप में उन्होंने। डिस्कवरी ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस भी उन्होंने डिस्कवर किया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ कोलरा भी उन्होंने किया, लेकिन लेप्रोसी वाला काम ये नहीं कर पाया था। लेप्रोसी बाद में आया था। लेप्रोसी की डिस्कवरी काफ़ी देर में हुई है, क्योंकि इसके जो माइक्रोब्स थे इनको आइसोलेट करना आसान काम नहीं था। याद होगा आपको कि इन्हें हम लोग मीडियम पे ग्रो नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन सी बीमारी कंटेजियस है? कंटेजियस बीमारी वो होती है जो फैलती हैं बहुत बुरी तरीके से। टिटनस किसी एक को हुआ तो मोहल्ले में फैल जाएगा, ऐसा नहीं है। मलेरिया किसी एक को हुआ तो दूसरों को फैलने के लिए बीच में मच्छर बैठा हुआ है, मच्छर मार दो कहानी खत्म। फिलेरियासिस में भी ऐसी कहानी है। लेकिन चिकन पॉक्स में वायरस एक इंसान के अंदर आया, हवा के थ्रू, ड्रॉपलेट के थ्रू दूसरों में फैल जाएगा, उसे किसी जरूरत नहीं है। तो ऐसी सभी बीमारियां जो फैल सकती हैं उन्हें हम कंटेजियस कहते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा। डेंगू है या नहीं कंटेजियस? वेक्टर बॉर्न डिजीज कंटेजियस sir? नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 71, which one of the following antibiotic is not produced by streptomyces species? ये सब इससे बनते हैं लेकिन जेंटामाइसिन नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 72 है, एक बैक्टीरिसाइडल एजेंट है, बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल वो होंगे जो बैक्टीरिया को मार सकते हैं। एजेंट एक्स इज एडेड आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद ऐड किया गया है। 3 घंटे के बाद ऐड किया गया है। 3 घंटे के बाद ऐड किया गया, 3 घंटे के बाद ऐड किया गया। बैक्टीरियल ग्रोथ को मेजर किया गया स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मेथड के द्वारा 24 घंटे तक। तो इनमें से कौन सा ग्राफ सही बताएगा? भाई अगर ये बैक्टीरियल साइडल है तो नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल कम हो जाएंगी, क्योंकि सेल मर जाएंगी। तो कम होने वाला ग्राफ केवल एक ही है। ये वाला ग्राफ किस कंडीशन में क्रिएट होगा? स्टैटिक में। यस, ये स्टैटिक में होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक एक्स अगेंस्ट क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई, स्टेफाइलोकोकस, शेजिला एंड स्ट्रेप्टोकोकस, ये 25, 12, 2 और 1 माइक्रोग्राम पर ml है रिस्पेक्टिवली। Assuming the bioavailable concentration of X in the animal model is 20 microgram per ml, which one of these bacteria may develop resistance against X in animal model? अब क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि किसी एनिमल के अंदर हमने जो दवाई डाल रखी है वो दवाई तो है 20 माइक्रोग्राम पर ml, बट हमने ये पाया कि क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई को कम से कम 25 माइक्रोग्राम चाहिए पर ml मारने के लिए, और स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज को मारने के लिए चाहिए 15, और शेजिला को मारने के लिए चाहिए 2,
और स्ट्रेप्टोकोकस को मारने के लिए चाहिए 1। तो जो ये एनिमल के अंदर जो दवाई की क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी में कौन से ऑर्गेनिज्म पक्का मर जाएंगे? स्टेफाइलोकोकस, सिजिला और स्ट्रेप्टोकोकस। लेकिन इसे मारने के लिए 25 mg चाहिए जो उसकी बॉडी में नहीं है। तो 20 माइक्रोग्राम से मरेंगे तो सही, बट कुछ एक बचे रह जाएंगे, और जो बचेंगे तो फिर अल्टीमेटली ये धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व भी करेंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर उतनी कंसंट्रेशन काफ़ी नहीं है जितना उसको मारने के लिए चाहिए थी। कम कंसंट्रेशन पे ऑर्गेनिज्म मरते हैं, लेकिन सब तरीके से नहीं मरते। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैकॉनकी अगार, मैक अगार। तो मैक अगार एक सेलेक्टिव मीडियम है, डिफरेंशियल मीडियम फॉर ग्राम नेगेटिव स्टेन्स के लिए, ये लाइन याद रखना। एज एन एंटीसेप्टिक अल्कोहल इज इफेक्टिव अगेंस्ट, एंटीसेप्टिक के रूप में अल्कोहल बढ़िया काम करता है केवल जिंदा बैक्टीरिया के सेल और फंजाई के अगेंस्ट। ये बैक्टीरिया और नॉन एनवेलप वायरस के अगेंस्ट नहीं, बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स तो बिल्कुल भूल जाओ, और नॉन एनवेलप वायरस की वजह से, नॉन एनवेलप वायरस के ऊपर ये काम नहीं करता। एनवेलप्ड वायरस होते तो काम करता, स्पोर्स और नॉन एनवेलप्ड वायरस, इनके ऊपर इसका असर देखने को नहीं मिलता। तो बैक्टीरिया और फंजाई के अगेंस्ट दिखा सकता है, बशर्ते कि लिविंग सेल्स हो जो डिवाइड कर रही हो, ग्रो कर रही हो। क्वेश्चन नंबर 76, एक एंटीजन एक्स को इंजेक्ट किया गया रैबिट के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम एट पी पर पहली बार डाला गया एक्स, और एक्स। देन द रैबिट वॉज गिवन अ बूस्टर डोज ऑफ एक्स एट टाइम क्यू पर दिया गया एक्स को दोबारा से। Which one of the following figure accurately depict the adaptive immune response by the rabbit against X? तो देखिए ये बोल रहा है कि शुरुआत में कुछ था, लेकिन फिर X डालने पर इम्यूनिटी बढ़ी, फिर घटनी शुरू हुई और फिर बहुत बढ़िया बढ़ी। ये कह रहा है जितनी पहले बढ़ी बाद में भी उतनी बढ़ी। ये कह रहा है पहले भी कम थी बाद में भी कम थी। ये कह रहा है पहले बहुत ज़्यादा थी, अगली बार इतना मज़ा नहीं आया। तो देखिए प्राइमरी रिस्पॉन्स में इम्यूनिटी कम होती है, थोड़े टाइम के लिए टाइम लगता है उसको होने में, लेकिन सेकेंडरी रिस्पॉन्स में टाइटर भी और अमाउंट भी दोनों ज़्यादा होते हैं। सेकेंडरी रिस्पॉन्स का पीक हमेशा हाई होना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर है नंबर 1। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का ग्राफ है। अगर मैं एक्स की जगह पर टाइम क्यू पर मैं वाई डालता, मतलब क्वेश्चन ये होता कि हमने वाई दिया क्यू पर, तो कौन सा ग्राफ सूटेबल था फिर? फोर्थ वाला। नहीं, हमने शुरुआत में एक्स दिया, इम्यून सिस्टम ने एक्स को पहचाना, इम्यूनिटी खड़ी हुई और शांत होने लगी। फिर हमने वाई दिया। अब ध्यान देना, अब एक्चुअली में सिस्टम ने जो इम्यूनिटी थी वाई के अगेंस्ट, जो नहीं थी वाई के अगेंस्ट इम्यूनिटी खड़ी हुई है, थोड़ा सा ऊंचा बन गया। असल में दोनों की हाइट सेम रहनी है। ये तो असल में ये भी प्राइमरी रिस्पॉन्स है एक्स के लिए, और ये भी प्राइमरी रिस्पॉन्स है वाई के लिए, क्योंकि एक ही बार तो दिए, 2 बार तो कोई दिया नहीं हमने। खैर, क्वेश्चन नंबर 17 है, मैच करो प्लेग, रेबीज, क्यू फीवर, मलेरिया और मलेरिया। मलेरिया को तो दे दो प्लाज्मोडियम को, प्लेग के दे दो यर्सीनिया पेस्ट्रिस को, रेबीज को दे दो, किसको दोगे रेबीज को? लासा वायरस। और क्यू फीवर क्या है? कॉक्सिला बर्नेटी, यही है क्या? एस है मलेरिया सेकंड, एस का सेकंड यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर प्लेग का यर्सीनिया पेस्ट्रिस, पी का थर्ड यहाँ पर है और यहाँ पर है। और फिर रेबीज का है आपका लाइसा वायरस, क्यू का 4, तो क्यू का 4 यहीं पर है, ठीक है। तो फिर क्यू फीवर जो है तुम्हारा वो कॉक्सिला है। रेमेटिक फीवर एलर्जी है, एक तरह की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आती है। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय, प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन, यार ये वाकई में क्या इसका आंसर यही है? अब ये एक ट्रिकी है वर्ड, प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। फर्स्ट इम्यूनाइजेशन तो एडवर्ड जेनर ने किया था, नो डाउट।
लेकिन शायद प्रिंसिपल के लिए लुइस पॉस्चर ही जाना जाएगा, बट ये कंफर्म करना जरूरी है कि एग्जैक्ट ये आंसर है या नहीं है। मुझे डाउट है इस लाइन के ऊपर, तो ये आपको भी वर्क करना है और मुझे आप अपडेट करोगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, लाइजोजाइम कैटालाइज द ब्रेक डाउन ऑफ नैग नैम के बीच के बीटा 1,4 बॉन्ड को तोड़ता है। मैच द फॉलोइंग इन ग्रुप 1 विद द इनहिबिटरी एक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2। वैंकोमाइसिन, रेफामाइसिन ले लो आरएनए सिंथेसिस, प्यूरोमाइसिन ले लो प्रोटीन सिंथेसिस। तो फिर वैंकोमाइसिन क्या है, सेल वॉल की सिंथेसिस। चेक करते हैं। क्यू का 4, क्यू का 4 कहाँ है भाई, क्यू का 4 यहीं पर है। पी का है 5, आर का है 3 और तुम्हारा एस का है 2, डीएनए सिंथेसिस। ओके, सिप्रोफ्लेक्सिन। ये भी शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये भी तुम्हारा उसका इनहिबिटर है, टोपाइजोमेरेज का। क्वेश्चन नंबर 82, मैच करना है ऑर्गेनिज्म को अप्रोप्रिएट ग्रोथ कर्व के साथ में। बैक्टीरिया है, एक्स्ट्रा सेलुलर वायरस है और इंट्रासेलुलर वायरस है। ओके जी, तो अगर आप बैक्टीरिया को ग्रो करोगे तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए तो भाई टिपिकल आइडियल सिचुएशन फॉलो करनी चाहिए, जो हम लोग वो लैग लॉग स्टेशनरी की बात करते हैं। अब मैं बात करूं अगर एक्स्ट्रा सेलुलर वायरस की, तो एक्स्ट्रा सेलुलर वायरस को ये वाला सिस्टम देना चाहिए। पहले वायरस अवेलेबल है, फिर सेल के अंदर घुस के तेज से नंबर बढ़ाएगा, फिर इम्यून सिस्टम सेटल करेगा, फिर और सेल में घुसेगा और फिर नंबर बढ़ाएगा। वायरस के नंबर तब बढ़ते हैं जब वो सेल में इन्फेक्शन कॉज करता है, तो इसलिए हमें ये रिदम्स मिलने चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर वायरस की, जो बॉडी से बाहर हैं, तो एक बार सेल के अंदर से बाहर निकल आए तो बाहर आके वायरस रेप्लिकेट नहीं करते, तो शुरुआत में जो भी वायरस के नंबर रहे होंगे वो अपनी जगह पर ही मेंटेन रहने की कोशिश करेंगे। खैर, क्वेश्चन 83 है, मीडियम और स्क्रीनिंग की बात कर रखे हैं, तो यहाँ अनफॉर्चुनेटली इसके लिए सपोर्टिंग डाटा और होना चाहिए बट अवेलेबल नहीं है। तो पी के लिए थर्ड के पास जाओगे आप, ब्लड अगार मीडियम। ब्लड अगार मीडियम में अगर ब्लड की बात करोगे तो फिर तो आपको नो डाउट हीमोलिटिक माइक्रोब्स ही पहचान में आएंगे, ऐसे माइक्रोब जो आरबीसी को मार सकते हो। तो वो जो वहाँ सिग्नल देंगे उसको हम पहचान सकते हैं कि भाई इन माइक्रोब्स ने मीडियम में से आरबीसी मार दी। क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमल मीडिया। मिनिमल मीडिया के लिए ऐसे माइक्रोब्स होने चाहिए जो अपना खाना पीना खुद कर सकें, जिन्हें किसी ज्योति ना हो, ऑटोट्रॉप। स्किम्ड मिल्क अगार मीडियम, ये ऐसे होने चाहिए जो मिल्क में पाए जाने वाली चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकें, और स्किम्ड मिल्क में बड़ी अच्छी मात्रा में मिलता है नो डाउट प्रोटीन, तो प्रोटीएज प्रोड्यूसर्स। और बाइल सॉल्ट वाले मीडियम के अंदर वो होने चाहिए जो आपके इंटेस्टाइन में रहने वाले बैक्टीरिया हैं, जिन्हें हम कॉलीफॉर्म्स के रूप में जानते होंगे पक्का। बाइल सॉल्ट वही तो मिलता है। मैच द ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप 1 विद द शेप ऑफ ग्रुप 2 एंड द फ्लैजिल अरेंजमेंट इन ग्रुप 3। ओहो, लो भाई, अब नापते तोलते रहो। सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया, ये ओवर्ड शेप की होनी चाहिए और इसमें कोई वो तो मिलता नहीं भाई किस तरह का फ्लैजिला। तो फिर तो क्यू का 4 का 1, क्यू का 4 का 1 और किसी ऑप्शन में होना भी नहीं चाहिए था। और इसमें से विब्रियो कोलरा, विब्रियो कोलरा इसके पास है आपके पास कर्व्ड शेप, कर्व्ड रोड, इस तरह के आपने डायग्राम देखे होंगे इसके विब्रियो कोलरा के, और जिसमें फ्लैजिला रहता है एक। तो इसके पास नो डाउट फ्लैजिला भी मिलेगा, और फ्लैजिला मिलेगा आपको कैसा, पोलर, एक तरफ वाला। तो पेरिट्राइकस का साल्मोनेला टाइफी में कैसे थे, एक्वास्पिरिलम होना चाहिए ना ये पेरिट्राइकस, या नहीं। खैर, पी का है सेकंड, साल्मोनेला टाइफी का है रोड शेप, और इसके पास है पेरिट्राइकस। आर का है एक्वास्पिरिलम सर्पेंस का 1 हेलिकल, ओके, और फिर 2 एम्फीट्राइकस। खैर, क्वेश्चन नंबर 85,
स्टरलाइजेशन मेथड ग्रुप 2 के साथ मैच करना है, किसको कहाँ स्टरल करोगे। एंटीबायोटिक हार्मोन्स को कभी आप ऑटोक्लेव नहीं करते, सरफेस को आप साफ करते हो चीज़ों के साथ में। एलबी मीडियम, इस मीडियम को आप हमेशा ऑटोक्लेव करोगे 15 psi फॉर 15 मिनट, आमतौर पर यही काम करते हैं हम लोग। एस का सेकंड, एक ही ऑप्शन में। देन आपके पास एम्पोसिलिन को आपको फिल्टर करना पड़ेगा। एम्पोसिलिन को आप गर्म नहीं कर सकते, अल्कोहल नहीं मिला सकते उसके अंदर, और ना ही एक्सरे डाल सकते, केवल फिल्टर करना एकमात्र सॉल्यूशन है। आपके पास 1% ग्लूकोज फॉस्फेट बफर है, तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो ऑटोक्लेव कम प्रेशर वाला। अगर आपके पास प्लास्टिक की सिरिंज है तो प्लास्टिक की सिरिंज को आप 70% इथेनॉल ट्रीटमेंट दे के क्या करोगे, आपको कुछ और रास्ता अपनाना चाहिए। और रास्ता अपनाने के लिए वैसे तो कायदे में यहाँ पे एक्सरे ही है हमारे पास, गामा रे सॉरी। प्लास्टिक सिरिंज में आप इथेनॉल भर के साफ़ नहीं कर सकते। प्लास्टिक सिरिंज को ऑटोक्लेव करोगे तो पिघल जाएगी। प्लास्टिक सिरिंज मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 86 है लीथल डोज कर्व ऑफ डिफरेंट माइक्रोनिज्म 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 एंड 4 दे रखे हैं। इनमें से कौन सा, विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द मोस्ट लीथल। लीथल डोज कर्व ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन बिलो। 100% की कहानी पहुंच रही है, लेकिन फिर देखो तो जो पहला वाला है, पहला वाला एकदम से सारे के सारे लुढ़क गए। शुरुआत के नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 10 से अच्छा नंबर बढ़ते भी जा रहे हैं। कम माइक्रोब में है, लेकिन फिर ज़्यादा नंबर बढ़ते बढ़ते भी ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म मारे जा रहे हैं। तो मोस्ट लीथल हम उन्हें बोलेंगे जो काफ़ी कम मात्रा के माइक्रोब्स को मारना शुरू कर दें। मतलब अगर एक माइक्रोब भी है वो भी मर जाएगा तो ये सबसे बढ़िया माना जाएगा। जितना अर्ली लाइन उठेगी और जितना ज़्यादा जल्दी वो 100% तक पहुँचेगी, वही सबसे बढ़िया कराएंगी। तो इस हिसाब से लाइनें तो यहाँ 3 उठी हैं जल्दी, 3 वाली भी, 2 वाली भी, 1 वाली भी, लेकिन 3 वाली को 100 पहुँचने में बहुत टाइम लगा। लेकिन ये 1 और 2 शुरुआती ही कम कंसंट्रेशन की सेल्स में ही 100% मारना शुरू कर देती हैं। याद रखना, बढ़िया लिथलिटी वो है जो कम से कम मात्रा में माइक्रोब अवेलेबल है उन्हें भी मार सके। अगर किसी जगह पर 1000 माइक्रोब हैं, उनमें से 90 मार दिए, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन किसी जगह पर एक माइक्रोब था और आपने एक बार स्प्रे किया और वो एक भी मर गया, ये बहुत बढ़िया मेथड था। खैर, एंड द स्टोरी। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। सॉल्यूशन, कोई इश्यूज हो तो बात कर सकते हो।